आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। आप सबको पता है एक बहुत बड़ी फिल्म जिसे हम झुंड कहते हैं वो सभी देश भर के थिएटरों में लग गई है, जिसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं महानायक अमिताभ बच्चन। महानायक अमिताभ बच्चन जिस गुरु का किरदार पर्दे पर ला रहे हैं, उनके साथ हम बैठे हैं विजय बारसे जी। विजय बारसे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जब आपको पता चला कि नागराज जी ऐसी कोई फिल्म ला रहे हैं और जिसका सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो आप है और उसकी जो भूमिका है वो महानायक अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? नहीं, ना तो फिल्म के बारे में मेरी कोई भावना, ना नागराज जी के बारे में कोई भावना, ना अमिताभ जी के बारे में। मैं कोई भी, जब ये पहला ये था ऐसे जब इंस्टेंस, तब मैं कभी प्रभावित नहीं हुआ कि बड़े महानायक मेरा रोल करेंगे या नागराज जी दिग्दर्शित करेंगे या मेरा रोल पर्दे पर आएगा, इससे मैं कोई प्रभावित नहीं हो पाया था। तो ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हुई कि इतना बड़ा महानायक आपको आदर्श बनाकर काम कर रहा है? नहीं, ऐसे कभी नहीं लगा। और ये तो आज भी मेरे लिए ऐसे कोई बहुत बड़ा, आज जब फिल्म बन के पर्दे पर आई है तो ऐसा लगता है कि ये अभी एक सपने जैसा लगता है कि ये बन गया, इसलिए बन गया ऐसे लग रहा है। वरना फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा कोई तब भी प्रोत्साहित नहीं था और ना आज भी मुझे कोई बहुत अच्छा ऐसे लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज फिल्म से जाता है। जिस तरह से हम उसकी पटकथा को देखते हैं, उसमें से कुछ ट्रेलर्स में हम सीन्स देखते हैं कि गरीब बच्चे जिनको खाने को घर में नहीं है, जो शिक्षा नहीं मिलती है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके माँ बाप को अवेयरनेस नहीं है, ऐसे बच्चों को आप साथ में लेते हैं, ऐसे बच्चों को आप गेम में लाते हैं और उनको खिलाते हैं, उनको उस लेवल तक लेके जाते हैं। ये बहुत बड़ा संदेश इस फिल्म से है। ये काम जो मैं करते आया ये इसी उद्देश्य से करते आया है, और इसी उद्देश्य से इसलिए भी करते आया है कि जो इनका बैकग्राउंड है, कभी मेरा भी बैकग्राउंड उन्हीं में से रहा है। मैं ऊपर से नीचे नहीं आया हूँ, मैं ये बिल्कुल नीचे के तबके से। इतना है कि शहर में इसको हम झोपड़पट्टी कह रहे हैं और गांव खेड़ों में झोपड़पट्टी नहीं, उसको गांव कहते हैं। तो मैं गांव के अंदर से आया हूँ, जहाँ जिस प्रकार का इनका जीवन है वहाँ भी उनका जीवन वैसे ही है था। यानी आज तो अभी नहीं महसूस होता है, क्योंकि हर एक गाँव जो है वो एक अच्छे इसमें परिवर्तित हो चुका है। तो मैं अपने आप को कल भी उनके बीच में से समझता था, आज भी मैं उनके बीच में हूँ। ये तो आपका बड़कपन है कि आप ऐसा समझते हैं कि, और आप भी ज़मीनी से यहाँ तक पहुँचे हैं और ज़मीनी स्तर के बच्चों को आप ऊपर तक ले जाना चाहते हैं। और इस फिल्म का मैसेज भी ये है, जब पहली बार आपको बताया गया होगा कि ऐसी आप पर फिल्म बन रही है, तब भी आपको कुछ ऐसा विशेष कुछ नहीं लगा? नहीं, विशेष ऐसा कुछ भी नहीं लगा, इसलिए कि मेरा ये कहिएगा या तो नागराज जी का बड़ा कड़वा अनुभव रहा होगा वो पहली मुलाकात का हमारा। इसलिए कि मैंने कई सालों से पिक्चर देखना बंद कर दिया था, और पिक्चर देखने के बाद में इसलिए पिक्चर नहीं देखता था, ये 3 घंटा मेरे पास में पिक्चर देखने के लिए बेकार नहीं करना था, मुझे इसमें काम करना था। काम छोड़ के पिक्चर देखने कोई सवाल नहीं था। और उसके बाद में कई वर्षों से मैंने फिल्में नहीं देखी थी, तो मुझे ना तो नागराज नाम पता था, ना उनके बारे में कुछ पता था। तो पहली मुलाकात तो बड़ी अजीबोगरीब मुलाकात है कि मैं ये इसी कैंपस में रहता हूँ और रात के 10:30-11 बजे नागराज जी आते हैं। मेरे को पढ़ने का शौक़ है, तो मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ रहा था किसी किताबों को लेकर, और उस समय अकेला मैं, और दरवाजे को कोई ठक ठक करता है। तो पहले तो मैं डरा थोड़ा कि भाई इतने रात को 10:30-11 बजे कौन आके दरवाज़ा ठोक रहा, मैं अकेला हूँ इतने बड़े कैंपस में। तो वो बेचारे अपने बोले जा रहे मराठी में, ठक ठक किए जा रहे, और मैं अंदर से कौन है बे, मैं अपनी भाषा नागपुरी, इसमें यही है कि किसी से अगर आगे होके उसको दबाना है तो तुमको बे तो करना ही पड़ेगा। तुम सादे मराठी में बोलोगे तो कौन आगे वाला डरने वाला है, अपनी भाषा डरावनी रहती है। तो कौन है बे, उसको आवाज़ दिए जा रहे, और फिर वो कहता है कि सर मियाँ है। हाँ, कौन है? मियाँ है, मुझे कौन है? मेरा इस प्रकार का कन्वर्सेशन चल रहा है। अरे उनको कितना बुरा लगा था, दरवाजे पे नागराज नहीं, बिल्कुल कैसे पता, दरवाजा बंद है। और उन्होंने कहा सर मैं आत्मदेव का, हमने कहा भाई दरवाजा ढकेल दो, दरवाजा खुला है।
अब दरवाज़ा खुला है तो नागराज जी तब भी और आज भी कोई बहुत सुंदर ऐसे दिखते नहीं है। अगर उनकी ओर में देखोगे तो पहले इसमें अगर वो साधे इसमें आएंगे तो हम नागपुरियन समझेंगे साला कौन हायर करते कौन डायरेक्टर है? नहीं डायरेक्टर की बात छोड़िए, हे कोण आला बे रात्रीच्या वेळेस आपल्या इकडं। तो मेरे भी यही हुआ कि यानी बड़े इसे हाँ बोला सर मैं नागराज है, नागराज मंजुळे। हाँ बोला ना, अब मेरे को नागराज मंजुळे नहीं मालूम था, नाम वाम का आता पता नहीं था। हाँ बोला, वो वही खड़ा है दरवाजे पे और वो मैं उसको बोल रहा हूँ हाँ बोला, वो बोल रहे सर मैं नागराज मंजुळे। हाँ बोला ना, कहीं काम है, क्या काम है? मेरे को लगा बस्ती वस्ती वाला इधर का कहीं का होगा, कोई झगड़े फसाद हो जाते तो आते हैं। बोला क्या क्या बात है, बोलिए ना। सर आपने सैराट देखी है कि? बोला नहीं देखी है। लेकिन तब मेरे को एकदम स्ट्राइक हुआ कि वो गाना याद आया, झिंग झिंग झिंगाट। अरे मैंने बोला हाँ झिंग झिंग झिंगाट वाली। बोले हाँ, तो बोले सर मैं उसका डायरेक्टर नागराज मंजुळे। तो फिर मेरे को थोड़ा सा बुरा भी लगा कि इतने अच्छे इतने बड़े आदमी को मैं क्या, जब से 5 मिनट तो पक्के हो गए थे दरवाजे के ऊपर में। अरे फिर मैं उसको बोल रहा हूँ ये आया नागराज जी आया। बैठे तो फिर जो बैठक हुई तो उस बैठक में 3 घंटा साथ में बैठ ली उन्होंने। रात के 2-2:30 बजे हो गए और तब हम एक दूसरे के करीब आए। उन्होंने कहा कि सर मी तुमच्यावरची पिक्चर बनवू इच्छितो। तो हमने कहा भाई ऐसा तो कुछ है नहीं कि पिक्चर बनाने लायक, अपना यानी ना बैकग्राउंड ना चरित्र ना आगे का कुछ नहीं है ऐसा, क्या करोगे पिक्चर बना के? पिक्चर में मेरे को इंटरेस्ट नहीं, और सही में इंटरेस्ट नहीं था। मैंने उसे स्पष्ट कहा देखो सर मैंने जीवन में मेरे पहले पार्ट में मैंने बहुत फिल्में देखी है, यानी नागपुर से मुंबई जाके फिल्में देखी है, एक दिन में 5-5 फिल्में देखी है, फिल्मों का इतना शौक पूरा किया। पर एक समय आता है जब अपन छोड़ देते हैं उसको। मतलब देखो फिल्मों में अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। मैंने कई बार सुना है कि एक आधे का मुहूर्त हो जाता है, डब्बे में जाती है, 1-2-4 रील बनती है वो भी डब्बे में जाती है, 10 रील बन गई वो भी डब्बे में जाता है, बन भी गई। एक दिन मुंबई का ऐसा है कि मुंबई में एक आधा हीरो निकलता है और वो अपने पूरे थिएटर की टिकटें खरीद देता है। तो एक खान ने पूरे शहर के हॉल बुक कर लिए तो दूसरे खान को नहीं मिलता ना। और अपने यहाँ का दौर कैसी है, शुक्रवार, लक्ष्मी पूजन, ईद, पिक्चरों के मुहूर्त 3 दिनों में होते हैं। बोला ऐसे होते हैं तो क्या पिक्चर का भरोसा, क्या बना रहे सर आप मेरे ऊपर में, और आपको क्या मालूम है विजय बारसे के बारे में? सर हमने कहा, वो कहे कि सर मला सर्व माहीत आहे, मी गूगलवरती सर्व सर्च केलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर मी इथे आलेलो आहे म्हणे। मग आमचं सर्व हे झालेलं आहे फायनल म्हणे, फक्त तुमची परमिशन पाहिजे। अब एक तो आपला माणूस, मराठी माणूस, साधा माणूस, बहुजनांचा माणूस, हां असं वाटलं की यार आपण ह्या माणसाच्या आपण त्याच्याबरोबर त्याच्यासोबतचेच आहो ना, म्हणून त्याला हो म्हटलं की हो सर म्हटलं करू शकता, पण माझी एक अट आहे। अपना आदमी समझ के मैंने हो बोला, लेकिन पण म्हटलं माझी एक अट आहे की मी इतक्या वर्षापासून काम करतोय, ज्यांच्यासाठी काम करतोय, आणि त्याचा उद्देश जो आहे ह्या फिल्ममधून जर माझा उद्देश पूर्ण होत असेल, समाजाला एक मेसेज जात असेल तो माझी परमिशन है। और उसको भी लग रहा होगा बुरा, और उसके बाद में मुझे भी बुरा लगा कि मैंने इतने बड़े आदमी के साथ में कैसी बातें की है। बिल्कुल नागराज के साथ का पहला जो अनुभव है वो तो आपने बयां किया, मगर जब खुद महानायक सामने आए, शूट शुरू हुआ, आपकी उनके साथ मुलाकात हुई, क्योंकि बहुत सा पार्ट जो है नागपुर में उसका चित्रित हुआ है, तब तो मुलाकात हुई होगी, तब का क्या फीलिंग्स थे? जी हाँ साहब, ये पूरी पिक्चर करीब 80% 90% पिक्चर पूरी नागपुर में ही बनी है। नागपुर में ही नहीं बनी, नागपुर के सब कलाकारों पे बनी है। इसमें अमिताभ जी अगर छोड़ दो और 1-2 छोटे बड़े कलाकार अगर छोड़ दोगे तो हर कलाकार नागपुर का है। ये अपने गड्डी गोदाम, खलासी लाइन, मोहन नगर, मार्टिन नगर, इंदौरा, यहाँ के ग्रामीण के कुछ लोग, इनके ऊपर में आधारित ये फिल्म बनी है। अब ऐसे है कि जब नागपुर के मैदानों में ये बनी, झोपड़पट्टियों में बनी, नागपुर के कलाकारों ने बनी, और ये उसी झोपड़पट्टियों के ऊपर में बनी है, और बनाने के लिए जिसका एक ये लिया जा रहा है माध्यम, वो भी नागपुर का बंदा है। तो नेचुरल है कि फिल्म कुछ और बन रही है, नागराज बना रहा कुछ अलग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस सदी का महानायक इस फिल्म को बना रहा था। मैंने हालांकि जैसे नागराज जी से मैं थोड़ा ये था, वैसे मैं अमिताभ जी के लिए भी रिजर्व था। वो 2 दिसंबर को नागपुर में आए थे 2019 को, और मैं हफ्ता भर उनसे नहीं मिला था।
जबकि हर शख्स, मेरे खुद के फैमिली के हर आदमी चाहता था कि हम लोग अमिताभ जी से मिल के आएंगे क्या। मतलब चलेंगे ना, चलेंगे, क्योंकि मेरे अपने आप को ऐसा ये था वो इस सदी का महानायक है, अपने क्षेत्र में महानायक। जी बिल्कुल, आप अपने क्षेत्र में महानायक है। हमने भी अपने क्षेत्र में कुछ काम किया है और तब तो वो नागपुर तक आया है, हमारे रोल को निभा रहा है। ये कोई मामूली सोच नहीं थी कि हमारे लिए भी कि वो हमारा काम करने आए यहाँ पे, यानी इसका मतलब हम भी महत्वपूर्ण है। आखिर एक हफ्ते के बाद में नागराज जी बहुत पीछे पड़े कि सर एकदा यून भेटून गया, और तब मिसेस और हमारे बेटे डॉक्टर अभिजीत बार से वो हमको लेके गए। हमारी पहली मुलाकात, वो स्टेज पे जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो पहली मुलाकात वहाँ हुई है। उन्होंने भी हमसे हाथ मिला के, बारसी जी कैसे आप, हमने कहा बहुत अच्छे, कैसे लग रहा है आपको, हमने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर क्या सोचते, हमने कहा भाई आपके करीब खड़े रहना ये मेरे लिए बहुत बड़ी भारी बात है। आप क्या इतने नज़दीक में, इतने नज़दीकी से एक रिश्ते के रूप में बातचीत करना, अपनेपन से बातचीत करना, ये बहुत अलग उस समय का एक ये था। और लेकिन फिर भी उनको एक बात मैंने कही थी कि सर ये तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आप मेरा रोल करने वाले हैं, लेकिन ये मेरे लिए और आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने आज तक जितनी फिल्मों में काम किया है सब में विजय बन के काम किया है। सारे फिल्मों में आपका आप नाम विजय बने है, और ये पहली बार ऐसे रहेगी कि आप नागपुर में आके रियल विजय के ऊपर में विजय इस नाम से काम करने वाले हो। ये यानी दोनों के लिए भी एक अलग सौभाग्य है। बिल्कुल। आपने बहुजन बच्चों की बात की, ज़्यादातर स्पोर्ट्स में बहुजन बच्चे नहीं दिखते, एक विशेष वर्ग, विशेष लोगों को ही, क्योंकि जिनके पास पैसा है, जिनके माँ बाप के पास पैसा है, जो कोचिंग दे सकते हैं, ऐसे ही लोग जाते हैं। इस फिल्म में तमाम बहुजन बच्चों को हीरो बनाने का काम किया, और रियल में भी आपने जीवन में उन बच्चों को हीरो बनाने का काम किया और खुद एक महानायक के रूप में उभरे। ये अनुभव कैसे रहा कि झोपड़पट्टी के बच्चे, स्लम के बच्चे, उनको साथ में लेना, उनको कोचिंग देना और मैदान पर उनके हाथ से कुछ अच्छा करवाना? अरे साहब, मैंने पहले ही बताया कि मैं उसी के बीच में से हूँ। मैं ऊपर से नीचे नहीं आया हूँ, मैं नीचे से ऊपर तक गया हूँ, मैं उन्हीं के बीच में से हूँ। बड़े ग्रामीण के अंदर से आया ना, तो जितने इनको हम अभावग्रस्त, इनके बीच में मैं काम करता ना, तो सारे अभावग्रस्त है। मैं भी तो अभावग्रस्त था। पहले मेरा जीवन जो है, मेरा खुद का भी जीवन जो है इसी प्रकार का था। इनको तो भी आज के ज़माने में रोज़ का खाना मिल जाता है। एक पीरियड तो ऐसा था कि हमको 3-3, 4-4 दिन तक खाना नहीं मिला है। एक पीरियड ऐसा था कि हम अपने हायर एजुकेशन के लिए अपने किसी दूसरे की फुल पैंट को अल्टर करके पहन के आए, स्लीपर के ऊपर में कॉलेज गए। तो इसका मायना हम इस बात को जानते हैं कि वो क्या है, वो झोपड़पट्टी में सच्चाई क्या है, ये बहुजनों के पास में क्या सच्चाई है, इसको हम जानते हैं। इनके बीच में से आया ना, पहले से ही कह रहा हूँ मैं इनके बीच में से आया, तो मेरे को इनके। और जब मेरा पेड़ भर गया, जब मैं कॉलेज में आया, पढ़ा, हायर एजुकेशन लिया, जॉब पे लगा, कॉलेज में प्राध्यापक बना, मेरी मिसेस प्राध्यापिका बनी। अब हमारे जब अच्छे दिन हैं, तो अच्छे दिन में हमने किसके बारे में सोचना चाहिए? जिनके बुरे दिन हैं। बिल्कुल, हमने अपने बारे में तो अच्छे दिन अच्छी जगह आ गए। अब जो कुछ भी सोचना है, जितने दिन, अभी भी जितने दिन सोचना है, केवल उन्हीं के लिए सोचना है कि उनको कैसे हम एक रास्ता अच्छा दे, उनके जीवन में हम कैसे मदद करें। आज आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इनमें से जो बच्चे देश विदेश घूम के आते हैं ना, अच्छे जीवन से जब समझ जाते हैं ना, तो वापस नहीं जाना चाहते। और ऐसे बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, ऐसी बच्चियाँ एमएससी, बीएससी, बीएड ऐसे करके अच्छी अच्छी जगह जाते हैं। तो कितना बड़ा एक, यानी हमको किसी को हिसाब नहीं देना है हमको, क्योंकि किसी ने हमें पैसा देके नहीं बनाया है, इसके लिए हमको मरना पड़ा है 2008 तक। इसलिए कि फुटबॉल को कोई 5 पैसे डोनेशन देने वाला नहीं है। आज भी मांग के देखो, नहीं देता कोई। और जब तुम अपना मिशन बनाते हो कि तुमको ये काम करना है, तो पैसा तो तुमको ही खर्चा करना पड़ेगा। और इस मामले में सबसे बड़ा रोल जो है हमारी मिसेस का है कि उसने अपनी पूरी सैलरी, जो कुछ उसने अपने लिए बचाना चाहिए, या अपने बच्चों के लिए रखना चाहिए, या अपने अच्छे कपड़ों पे, अच्छे इस पे खर्चा करना चाहिए, ऐसी सारी सैलरी उसने हमको दी। और हमने भी अपनी सारी सैलरी मिलके अपने इन बच्चों पे लगाए।
जिसका परिणाम आज हम यहाँ देख रहे हैं। अगर हम वो नहीं करते तो ये परिणाम नहीं होता। बिल्कुल, वास्तव में आप महानायक है और एक विचारधारा पे चलते हैं कि लोगों का भला हो। इस फ़िल्म में एक दृश्य ऐसा है जिसमें बहुत सारे उसके ट्रेलर में और उस पे बहुत बधाइयाँ नागराज जी को मिली, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को मिली कि कुछ अंबेडकर जयंती है, बाबा साहब का फोटो लगा हुआ है। ऐसा भी एक सीन है, ऐसा रियल लाइफ में हुआ है या वो? बिल्कुल होता है, क्यों ना करे, बाबा साहब को सैल्यूट क्यों ना मारे। क्या वजह है उस पर ऑब्जेक्शन लिया जाए? मेरे यहाँ जो बच्चे रहते हैं ना, या मुस्लिम बच्चे रहते हैं या सारे समाज के बच्चे रहते हैं, मैं क्रिश्चियन समाज का हूँ, देखिए क्रॉस, लेकिन इसकी छत्र छाया में मैं बाबा साहब को या बाबा साहब के लोगों को जय भीम बोलता हूँ। क्यों ना बोलूँ मैं? अरे जिस व्यक्ति ने इस सारे दलितों को आसमान में बिठाला, जो गरीबों का मसीहा बन गया, क्या उसको नहीं मानूं मैं? कोई नहीं मानता होगा, नहीं माने। नागराज तूने बहुत अच्छा काम किया है, नहीं मानते मत माने, मैंने मेरा काम किया है, तूने तेरा काम किया है, दुनिया को मैसेज दिया है। क्यों ना माने हम? अरे जिसने अपने देश को एक दिशा दिया है, क्यों नहीं माने हम उसको? और किसने दिया? लोगों ने जरूर उसके हाथ बटाए है, लेकिन वो तो एक महानायक है, और महानायक को नहीं मानता। अमिताभ बच्चन को महानायक मानते, और बाबा साहब महानायक नहीं हमारा। बाबा साहब तो हमारा आदर्श है। बिल्कुल, बाबा साहब हमारा आदर्श है। आखिरी चर्चा में आते हैं हम। आखिरी सवाल ये था कि क्रिकेट को एक भगवान का खेल, बड़े बड़े नाम, बड़ा पैसा, बड़ा ओहदा, सारे क्रिकेट प्लेयर टीवी पे दिखते हैं, एडवर्टाइज पे उनको एम्बेसडर्स बनाया जाता है प्रोडक्ट का, और बाकी खेलों को इस देश में उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। आप जिस खेल में है और जिस खेल में लोगों को ला रहे हैं, सितारा बना रहे हैं, उस खेल में भी इतना ना पैसा है ना ग्लैमर है, फिर भी आप इस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। साहब, फुटबॉल खेल 200 देशों में खेला जाता है। फुटबॉल का जब फीफा का वर्ल्ड कप होता है तो उसको देखने वाले दुनिया भर में सबसे ज़्यादा व्यूअर्स है। क्रिकेट को देखने वाले दुनिया भर में व्यूअर्स नहीं है। आप अमेरिका में जाओगे तो मेरे स्वयं की बेटी है, वो तो नहीं बताती, क्रिकेट का नाम नहीं लेती है, फुटबॉल का नाम उसके बेटे भी लेते हैं, वो नहीं लेते। ये हमारे ये जिसने गुलामी में काटा था ना, उन देशों की ये भावना है, उन्हीं देशों में क्रिकेट चलता है। आप देखिए अंग्रेजों के जो गुलाम देश थे ना, जितने गुलाम देश थे, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कितने नाम लोगे, जो गुलाम देश थे ना, उनके बीच में क्रिकेट था। और फुटबॉल कोई व्यापारिक खेल नहीं है, ये तो ताकत का 90 मिनट में पूरा, जितनी भी तुम में ताकत है, जितने भी तुम में स्किल है, उतना हर एक खिलाड़ी को 11 दूने 22 खिलाड़ियों को पूरा अपना ताकत दिखा देनी है। वहाँ 11 खिलाड़ी जब खेलते हैं ना ग्राउंड पे, तो उसके लिए बैटिंग करने वाले 2 ही होते हैं, बाकी सब आराम करते हैं। नहीं, लेकिन जैसे क्रिकेट के प्लेयर को भगवान बनाया जाता है, लेकिन यहाँ धनराज पिल्ले है, यहाँ उनको भारत रत्न नहीं दिया जाता, ये भेदभाव गेमों में भी चलता है। ये जो जिनको नहीं मिला ना, ये लोग बड़े खुददार है, ये मांगते नहीं, हाथ नहीं फैलाते, ये हाथ नहीं फैलाते। इनको जैसे आपने, अगर आपने मान लो धनराज पिल्ले का नाम लिया, ये मांगना नहीं चाहता है, इसको मालूम है कि मेरे में स्किल था, मेरे में गट्स था, मैंने हॉकी को जिता के दिखाया। ध्यानचंद जी है, ये गट्स है इनको, ये नहीं मांगेंगे। जिनमें खुददारी होती है ना, वो मांगता नहीं, उसको मालूम है कि ये जो अवार्ड है ये मांगने पड़ते हैं। इस देश में कौन सा अवार्ड है जिसको मांगना नहीं है? और कौन मांगेगा जिसको आवश्यकता है? ये हाथ फैलाना है, मांगना है नहीं, हाथ फैलाना है। हाथ फैला के जो मांगी जाती है ना, भीख होती है, वो तो तुम्हारे इसकी कदर होनी चाहिए, तुम्हारे तक अवार्ड आनी चाहिए। हमारे को, हम अवार्ड किसको समझते मालूम है? हमारे दृष्टि से 2006 में जब हम साउथ अफ्रीका में थे, पहली बार गए थे ये स्लम सॉकर में पार्टिसिपेट करने के लिए। स्टेज के ऊपर में बड़े बड़े लोग थे, काले भी होंगे तो खूब ऊंचे पूरे, गोरे भी होंगे तो खूब ऊंचे पूरे। उनके बीच में हम एक इंडियंस ऐसे थे कि अपने आप में शर्मा रहे थे, हालांकि कसा जाओ वर्ती है, वो हाथ दिखा रहे ऊपर आइए, और हम ठीक ठीक ऐसे दिखा रहे। और उस समय में वहाँ पे जिसका भाषण चल रहा था, उसके कान में आके किसी ने कुछ बात बोली, और बात बोलने के बाद में उसने अपना भाषण ख़त्म किया। ख़त्म करके मेरे बाजू से 3-4 कदम आगे गया होगा, लौट के आया, मेरे पीठ पे हाथ रखता है और मेरे को बोलता, मेरे बेटे, माय सन, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, आई ब्लेस्ड यू,
माजामुल्ला मेरे बच्चे तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। और वो किसका हाथ था? दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड है, कोई कैश अवार्ड नहीं है, कोई काइंड्स में अवार्ड नहीं है, ब्लेसिंग में अवार्ड है वो। और वो हाथ था नेल्सन मंडेला का। ये होता है बिना मांगे सबसे बड़ा। तो क्या ऐसी मांगोगे? ऐसी बहुत पद्मश्री ब्लेसिंग्स मांगे, कोई क्या अवार्ड मांगे? साली एप्लीकेशन करे, किसके पास करे? जिनको मालूम नहीं है चीजें। अरे हमारी भावनाओं को जो नहीं जाने उससे मांगे क्या हम? आप बोलोगे हमको मांगने के लिए, कतई मत बोलना ऐसे। हमारा अवार्ड तो आप है, आप हमको मानते हैं ना कि हम कुछ काम किए, ये अवार्ड है। इससे बड़ा अवार्ड नहीं होना, कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल, इससे बड़ा अवार्ड नहीं होता। विजय बारसे जी समाज के लिए अवार्ड है, इस देश के लिए अवार्ड है। वो तमाम बच्चे जो समझते हैं कि हम गरीब हैं, हमारा कोई आश्रयदाता नहीं, उन सब के लिए विजय बारसे जी एक बहुत बड़ा अवार्ड है। झून फिल्म थिएटर में लगी है, नागराज मंजुड़े जी ने इसका निर्देशन किया है और विजय बारसे सर जी जिनसे हम बात कर रहे हैं, उस सेंट्रल कैरेक्टर का रोल सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने किया है। हम अपेक्षा रखते हैं कि आप ये फिल्म ज़रूर देखेंगे और जानेंगे समाज की क्या सच्चाई है। और सर, आपने वक्त दिया और आपका पूरा जीवन एक आदर्श है, पूरा जीवन आपने डेडिकेट किया है गरीब बच्चों के लिए, स्लम्स के लिए, और उनको आप मैदान तक पहुंचते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।